हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आपको आज ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके लिए ऐसी ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और एक बात बहुत ज़रूरी है, जो ये खबरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये खबरें आपको गोदी मीडिया में नहीं मिलेंगी, प्रिंट मीडिया में नहीं मिलेगी, यानी अखबारों में नहीं मिलेंगी। क्योंकि जो खबरें आपको हम दिखाते हैं वो खबरें आपको कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखेंगी, प्रिंट मीडिया में नहीं दिखेंगी। क्योंकि जो खबरें बहुजन समाज की दिखाते हैं आपको, वो कहीं ना कहीं आपको पता ही है कि गोदी मीडिया से परहेज करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। हंगामा तेज हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, हंगामा तेज हो चुका है। 2024 के जो रणनीति के तहत जीतने की तैयारी हो चुकी है, सभी पार्टियां मैदान में कूद पड़ी है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि 2024 के लिए दो बड़े गठबंधन, एक इंडिया नाम का, एक एनडीए नाम का, देश में बन चुके हैं। इंडिया वाले गठबंधन के पास तमाम नेता हैं, विपक्ष के तमाम नेता। उनके पास केजरीवाल भी है, अखिलेश यादव भी है, लालू यादव भी है, नीतीश कुमार भी है, ममता बनर्जी भी है। लेकिन दोस्तों, एक जो सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश का, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी, वो उनके पास अभी तक नहीं है। और एक एमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, वो उनके पास नहीं है। और दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए कांग्रेस बड़ी सोच में है। कांग्रेस पूरी तरह विचार कर रही है और उसने रफ्तार तेज कर दी है कि कैसे बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया वाले गठबंधन में लाया जाए। और दोस्तों, अब इसकी पूरी जिम्मेदारी इंडिया वाले गठबंधन के हाईकमान के ऊपर आ गई है, यानी कि सोनिया गांधी जी के ऊपर आ गई है, राहुल गांधी जी के ऊपर आ गई है और प्रियंका गांधी जी के ऊपर आ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा, जो इंडिया वाले गठबंधन के तमाम छुटोइये नेता हैं, वो लगातार बसपा पर हमले बोल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा के आने से उनका वजूद कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जो बड़ा शीर्ष स्थान कांग्रेस में है, उन्होंने अब तक बसपा पर कोई भी एक भी हमला नहीं बोला है। क्योंकि दोस्तों, कांग्रेस को पता है बसपा की अहमियत का। बसपा के पास पूरे देश में वोट बैंक है। क्योंकि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों का वोट कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दिला सकती है, राजस्थान में दिला सकती है, मध्य प्रदेश में दिला सकती है, बिहार में दिला सकती है, पंजाब में दिला सकती है, हरियाणा में दिला सकती है। दोस्तों, ऐसे ही तमाम राज्यों में बसपा का वोट बैंक है, और जो अभी तक इंडिया वाले गठबंधन से बाहर है। दोस्तों, इसीलिए कांग्रेस ने बसपा को गठबंधन में लाने की रणनीति तेज कर दी है। और दोस्तों, जब बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली में रहकर रणनीति बना रही थी, तो सुनने में खबर ये भी आई थी कि बहन कुमारी मायावती से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की और बात भी हुई थी गठबंधन को लेकर, लेकिन बात नहीं बन पाई। लेकिन जो वर्तमान का समय चल रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वर्तमान के समय में बहन कुमारी मायावती जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का संपर्क जारी है इंडिया वाले गठबंधन को लेकर। तो शायद कहीं ना कहीं अभी आपने देखा होगा, देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और बसपा पार्टी बहन कुमारी मायावती जी पूरी तरह उनमें व्यस्त है। ये बात आप भी जानते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो आपने देखा बसपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है। और बसपा के अच्छा खासा वोट बैंक मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है। ये बात कांग्रेस को भी पता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी शायद अभी तक अपना पूरा प्रेशर बना रही है इंडिया वाले गठबंधन के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी की ताकत को कांग्रेस जानती है, पहले से ही कांग्रेस को पता है बहन जी की ताकत का। क्योंकि दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी, मैं वो पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। और बहन कुमारी मायावती जी के पास वर्तमान में 4 करोड़ वोट बैंक है पूरे देश में। और जब बहन कुमारी मायावती जी इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएंगी, जो पूरे देश का दलित समाज है, क्योंकि पूरे देश के दलित समाज के लोगों में बहन जी की एक अच्छी छवि बनी हुई है, पूरा देश बहन जी को जानते हैं। तो जहाँ पर दलितों का वोट बैंक कम है और वो और दूसरी पार्टियों को वोट करते हैं, और जब इंडिया वाले गठबंधन में बहन कुमारी मायावती जी आ जाएंगी, तो फिर वो भी दलितों का वोट बैंक घूम फिर के बसपा के पास ही आने वाला है, यानी कि इंडिया वाले गठबंधन में आने वाला है। तो कांग्रेस की पसंद पहली बसपा बन चुकी है। समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस ने किनारे कर दिया है, वो भी पसंद नहीं रही है। क्योंकि दोस्तों, भी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव हुआ, तो वहाँ पर सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की। और इसका श्रेय लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी खुद अकेले ही कोशिश कर रही थी कि इसका श्रेय पूरा मुझको ही मिल जाए,
मैंने ये कारनामा कर दिखाया। लेकिन अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि वहाँ पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी नहीं दिया अपना, जो उसका भी समर्थन उनको मिला था, सुधाकर सिंह को। बसपा ने भी वहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा। ये बात कांग्रेस के दिमाग में भी गई है कि बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। बसपा का भी लगभग 40,000 वोट बैंक समाजवादी पार्टी को गया। और दोस्तों, अखिलेश यादव ने क्या काम किया है? अखिलेश यादव ने गठबंधन में रहते हुए भी ऐसा गलत कार्य किया है जो कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब घोसी में चुनाव हुआ, सपा का प्रत्याशी आया, कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया, वोट मिल गया। लेकिन जब बागेश्वर की सीट पर उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ गठबंधन में रहने के साथ साथ ही, तो कांग्रेस ने वहाँ पर प्रत्याशी उतारा और साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप दोगली राजनीति कहेंगे। तो तभी तो उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, अजय राय ने साफ साफ हमला बोल दिया था कि हमने तो आपको वोट दिलाया घोसी में, लेकिन जब आपकी बारी थी वोट दिलाने की, आपने हमें वोट नहीं दिलाया, आपने प्रत्याशी उतार दिया। जबकि वहाँ पर अखिलेश का कोई वोट बैंक है भी नहीं है, फिर भी गलती कर बैठे हो अखिलेश यादव। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो पहली पसंद बन चुकी है वो बहन कुमारी मायावती बन चुकी है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के पास पूरे देश में वोट बैंक है 4 करोड़, और इंडिया गठबंधन में आते ही दलितों का वोट बैंक और बढ़ने वाला है। और जो अति पिछड़ा समाज बसपा के साथ लगा हुआ है पहले से ही, वो तो मजबूती के साथ खड़ा ही है साथ में। लेकिन दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम भाजपा की। भाजपा को देश के अंदर दक्षिण में तमिलनाडु में बहुत बड़ा झटका लगा है। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया था एम के स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन का। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको ख़त्म कर देना ही बेहतर है, तभी देश का उद्धार होगा। और दोस्तों, जैसे ही ये बयान आया हिंदी पट्टी की भाषा में, उसका तमाम विरोध हुआ, जमकर खुला विरोध हुआ। जो हिंदू संत ने तो ये भी कह दिया कि जो उदयनिधि का सर काट कर लाएगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा इनाम में, और अगर कोई नहीं गया सर काटने के लिए, मैं खुद जाऊंगा तलवार लेकर सर काटने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो ये धर्म की राजनीति आजकल चल रही है और देश में 2 विचारधारा बड़ी जोरों से चल रही है, एक अम्बेडकरवाद की विचारधारा, एक मनुवाद की विचारधारा। और आज अम्बेडकरवाद की विचारधारा ने ऐसी लहर पकड़ चुका है अम्बेडकरवाद कि ओबीसी समाज में भी जागरूकता आई है। एक बड़ा तबका ओबीसी समाज का जो अम्बेडकरवाद की विचारधारा में आ गया है, पेरियार की विचारधारा में आ गया है। क्योंकि दोस्तों, जो पूरा दक्षिणी एरिया है, तो पूरा तमिलनाडु है, वो कहीं ना कहीं पेरियार को मानता है। और पेरियार की जो राजनीति है, पेरियार साहब 94 साल जिए, 94 साल में उन्होंने मनुवाद पर ऐसा करारा प्रहार किया है, ऐसा करारा कि वहाँ का चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, वो पूर्ण रूप से उनका एक दीवाना हो गया है पेरियार साहब का। और जो वहाँ पर DMK पार्टी है वो पूरी तरह पेरियार को फॉलो करती है। और एक पार्टी और है तमिलनाडु की जिसने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया है, AIADMK, जिसकी मुखिया जयललिता है। तो वर्तमान में ही NDA से गठबंधन में थी जयललिता जी। लेकिन अब उन्होंने पेरियार पर जब ये हंगामा हुआ, सनातन धर्म पर हंगामा हुआ, तो उनको लगा कि तमिलनाडु में तो मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में SC ST OBC संख्या आदिवासी की ज़्यादा है, और तो वही वोट बैंक उनको मिलते हैं जयललिता जी को। तो जब उन्होंने देखा कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा अगर मैं NDA के साथ बनी रही, क्योंकि उन्होंने भी आज तक पेरियार की ही राजनीति करी है, तो उन्होंने वहाँ से गठबंधन तोड़ लिया और भाजपा को पूरी तरह वहाँ से सफाया कर दिया, तमिलनाडु से, दक्षिण से। और दोस्तों, अब भाजपा में पूरी खलबली मच चुकी है, ये बात आप भी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, जबकि वो जो संसद भवन नया बनाया है मोदी जी ने, वो उसका काम अभी पूरा भी नहीं हुआ है। उसके एक राइट तरफ की सड़क अभी अधूरी पड़ रही है और तमाम काम वहाँ पर अधूरा है। लेकिन मोदी सरकार ने उसका श्रेय पहले ही ले लिया है। जबकि आपने देखा होगा जब भी किसी चीज़ का उद्घाटन होता है तो जब वो पूरा बने कंप्लीट होता है तभी उद्घाटन करते हैं उसका नेताजी। लेकिन मोदी सरकार पहले ही जान चुका है कि इंडिया वाला जो गठबंधन बना है, इससे क्या माहौल बना है कि देश से बीजेपी सरकार जाने वाली है। मोदी साहब को पहले ही लग चुका है। तो मोदी साहब ने सोचा क्यों ना मैं इसका श्रेय पहले ही ले लूँ, जब मैंने बनाया तो मैं इसका श्रेय ले लूँ। तो मोदी जी को पूरी तरह मोदी जी जान चुके हैं कि देश से 2024 में सफाया होने वाला है। अभी दोस्तों हाल ही में देख लीजिए, मोदी जी ने एक विशेष सत्र बुलाया है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक का, यानी कि 5 दिन का। कल उसका पहला दिन था
और कल पहले दिन ही मोदी जी रोने लगे कैमरे के सामने। सत्र के शुरू होने से पहले ही मोदी जी ने जो पहला दिन बिताया पूरी संसद ने, वो पुराने वाले संसद में बिताया और वहाँ पर मोदी जी ने भाषण दिया। मोदी जी रोने लगे। मोदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि मैं पूरे सभी देश के सांसदों से अपील करता हूँ कि इस सत्र में पूरे उमंग के साथ आए। रोने धोने का समय पड़ा हुआ है। क्या मोदी जी जानते हैं कि देश में भी रोना भी पड़ेगा सांसदों को? तो इस बात को लेकर मोदी जी पर हमले होने लगे हैं कि मोदी जी सांसदों को रोने की नसीहत क्यों दे रही हैं। क्योंकि मोदी जी का अब शायद आखिरी टाइम खुद आ गया है कि देश से विदाई लेने का। 2024 के चुनाव के लिए जो एक विशेष सत्र बुलाया गया है मोदी जी के द्वारा, शायद मोदी जी को ये लग चुका है कि इस बार मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है। और दोस्तों, जो बयान एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने दिया था सनातन धर्म पर, अब उससे क्या फ़ायदा हुआ? बहुजनों को क्या फ़ायदा हुआ उससे? क्योंकि पूरे देश के बहुजनों को पता लग चुका है कि ओबीसी समाज के लिए सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वो सही नहीं है। क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री का बेटा ऐसा बयान दे रहा है सनातन धर्म के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लोग छानबीन भी करेंगे, लोग इंस्पेक्शन भी करेंगे, लोग इतिहास को पढ़ेंगे। और उससे भी पहले बिहार के अंदर शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर राव थे, उन्होंने भी बयान दिया था शूद्रों को लेकर, एक दोहे को लेकर, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। और फिर उसके बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, हिंदू धर्म के ग्रंथों की ऐसी की तैसी करके रख दी। हर 15 दिन में नया बयान उनका आता है। और हिंदू धर्म के जो संत हैं वो तलवार लेकर निकलते हैं कि मैं गर्दन काट के ले आऊँगा, 10 करोड़ इनाम दूंगा, लेकिन कहीं दिखते भी नहीं है क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि उनके पास वो पहुँच भी जा सके। तो दोस्तों, जो ये बयानबाजी चल रही है वर्तमान में धर्मों को लेकर, इसका कहीं ना कहीं बड़ा फ़ायदा इंडिया वाले गठबंधन को होने वाला है। क्योंकि जो देश में तमाम तरह की एक चिंगारी चली है अम्बेडकरवाद की, बहुजनवाद की, बहुजन महापुरुषों की जागरूकता बढ़ी है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है। तो इन बयानों के माध्यम से कहीं ना कहीं ओबीसी समाज की एकजुटता बढ़ रही है। SC और ST समाज तो पहले से ही थोड़ा जागरूक है, लेकिन अब ओबीसी समाज भी जागरूक होने लगा है। और जो एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदय स्टालिन, उनको भी पूरा देश जानने लगा है, नहीं तो कौन जान रहा था। तो उनको भी कहीं ना कहीं पूरा फायदा हुआ है। और एक तरफ इस बयानबाजी के आने से मोदी सरकार का गठबंधन भी टूट गया है। जो AIADMK पार्टी थी दक्षिण की, तमिलनाडु की, उन्होंने गठबंधन तोड़ के वो अलग हो गई तमिलनाडु में। वहाँ पर 2 ही बड़ी पार्टी है, एक DMK एम.के. स्टालिन वाली और एक AIADMK जयललिता वाली। अब वो भी शायद गठबंधन में आने की तैयारी कर रही होंगी इंडिया वाले गठबंधन में, क्योंकि मोदी जी से हटे तो कहाँ जाएंगे। अब चुनाव सर पे है तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला, यही बात आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के लास्ट में जरूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।